प्यारे बच्चों, 10 जमा 2 के हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता हिंदी। बच्चों, आज हम फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय जानेंगे। बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु प्रेमचंद के बाद के युग में आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे सफल और प्रभावशाली लेखकों में से एक हैं। वे मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं और इस उपन्यास को प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास माना जाता है। तो आओ जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय। बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ। बिहार के अररिया जिले में एक गांव है औराही हिंगना, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उस समय ये औराही हिंगना पूर्णिया जिले में था, लेकिन आजकल ये अररिया जिले में पड़ता है। उनकी शिक्षा भारत में भी हुई और कुछ अध्ययन इन्होंने नेपाल में भी किया। प्रारंभिक शिक्षा तो फारबिसगंज और अररिया में पूरी कर ली। उसके बाद मैट्रिक करने के लिए नेपाल के विराटनगर चले गए। विराटनगर में कोइराला परिवार में रहकर इन्होंने विराटनगर आदर्श विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और बच्चों फिर इंटरमीडिएट करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय आ गए। वहां पर इन्होंने 1942 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके बाद वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों और संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने अनेक राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया। बहुत से सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन आंदोलनों में सबसे प्रमुख है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें इनकी सक्रिय भागीदारी रही। फिर 1950 में नेपाल में राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी इन्होंने नेपाली जनता को दमन से मुक्ति दिलाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे और सन 1953 में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आ गए। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में मौलिक रचनाएं प्रस्तुत की। अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु के लेखन की शुरुआत 1936 के आसपास कहानी लेखन से होती है। उस समय उन्होंने कुछ कहानियां लिखी, वे कहानियां प्रकाशित भी हुई, किंतु वे किशोर रेणु की अपरिपक्व कहानियां थी। 1942 के आंदोलन में वे गिरफ्तार हो गए थे। फिर जब 1944 में जेल से मुक्त हुए तो घर लौटने पर उन्होंने पहली परिपक्व कहानी लिखी, बट बाबा। और रेणु की दूसरी कहानी थी पहलवान की ढोलक। ये साप्ताहिक विश्वमित्र में 11 दिसंबर 1944 को छपी थी। बच्चों, रेणु को जितनी प्रसिद्धि उपन्यासों से मिली उतनी ही प्रसिद्धि उनको उनकी कहानियों से भी मिली। उनका देहांत 11 अप्रैल 1977 को पटना में हुआ। बच्चों, रेणु की रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं में उपन्यास भी हैं, कहानी संग्रह भी हैं, रिपोर्टाज भी हैं और उपन्यासों में सबसे बड़ा और प्रमुख नाम है मैला आंचल। रेणु को जितनी ख्याति अपने इस उपन्यास से मिली, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया था। कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित करने में देर नहीं की। इसके अलावा इनके अन्य उपन्यास थे परती परी कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। ये सारे उपन्यास इन्होंने लिखे। बच्चों,
रेणु के प्रमुख कथा संग्रह हैं एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी। और इन संग्रहों में जो इनकी कहानियां प्रसिद्ध हुई वे हैं मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। ये कहानी इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है और उनकी इस कहानी पर आधारित फिल्म तीसरी कसम ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलवाई। इस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिका में अभिनय किया था। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य कहानियां हैं एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तब एकला चलो रे, ठेस, संवदिया। बच्चों, इसके अलावा इन्होंने कुछ रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इनके रिपोर्टाज में ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे, ये उनके कुछ रिपोर्टाज हैं। इसके बाद बच्चों, साहित्यिक परिचय के तीसरे खंड में फणीश्वरनाथ रेणु की साहित्यिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। उन्होंने बच्चों ग्रामीण अंचल को अपनी रचनाओं की विषय वस्तु का आधार बनाया था और इसी कारण अज्ञेय ने इनको धरती का धनी कथाकार कहा है। स्वतंत्र भारत में उनकी रचनाएं विकास को शहर केंद्रित बनाने वालों का ध्यान अंचल की समस्याओं की ओर खींचती हैं। कोई गांव का अंचल है, छोटे छोटे जो सुदूर क्षेत्र हैं, वहां के जो अंचल हैं, उन अंचलों की समस्याओं की ओर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। वे अपनी रचनाओं में गहरी संवेदना के कारण जनता की पीड़ा को स्वयं भोगते से जान पड़ते हैं। उनकी इस संवेदनशीलता के साथ यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य में अपने जीवन की दशा को बदल देने की शक्ति है। इनकी रचनाओं में आंचलिक कलाकारों, स्त्रियों और मजदूरों के चित्र हमें अक्सर मिलते हैं। बच्चों, फणीश्वरनाथ रेणु की भाषा शैली आम बोलचाल की खड़ी बोली है, लेकिन उनकी भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग भरपूर हुआ है। और जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक कथाकार हैं, इसलिए तद्भव शब्दों के साथ साथ उनके साहित्य में बिहार के पूर्णिया, सहरसा, अररिया जिलों के ग्रामीण अंचल में बोले जाने वाले आंचलिक शब्दों की भरमार भी है। उनका वाक्य विन्यास एकदम सरल है, संक्षिप्त और रोचक है और वाक्य विन्यास भी आंचलिक प्रभाव से अछूता नहीं है। उन्होंने अपनी भाषा में आंचलिक लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, आंचलिक मुहावरों का खुलकर प्रयोग किया है और तो और उनकी रचनाओं में आंचलिक लोक संगीत की गूंज भी सुनाई देती है। वे वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कथा के पात्रों को लुभावना बना देते हैं। तो बच्चों, ये तो था फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्यिक परिचय। और जैसा कि आपने इस साहित्यिक परिचय में जाना कि उनकी कहानी के आधार पर तीसरी कसम फिल्म का निर्माण किया गया था, तो आओ इस पाठ के अंत में आपको तीसरी कसम के ट्रेलर में छोड़कर जा रहा हूं। जय हिंद, धन्यवाद। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। फिर कभी चोर बाजारी का माल नहीं ला दूंगा। ये नई टप्पर गाड़ी किसकी है? तुम्हारी। गढ़ बनेली के मेले जाना। पूरी बाबा, ये तो परी है। सजनवा बैरी हो गए हमार। आप यहाँ के लोगों को नहीं जानती, औरत देखी लगे घूरने। एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुनेगा? तुम्हारे साथ सफर के 2 दिन कैसे कट के पता भी नहीं चला।
आप ये काम छोड़ दीजिए, ये नौटंकी का काम। जाओ ना यार, काहे चिपके पड़े हो। रहना झोपड़े में, ख्वाब देखना महलों के। आप जो चाहते हैं कभी नहीं होगा। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। नौटंकी छोड़ दोगी तो करोगी क्या? तुमने कहा था ना महुआ को सौदागर ने खरीद लिया। भाई सामान लग गया। मैं बिक चुकी हूँ मीता। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा